नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 78वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार का अध्ययन हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि 77वां व्याख्यान आया था, उसमें किया था। इसमें हम देख सकते हैं केंद्रीय स्तर के जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का कार्य कौन करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। तो उसी प्रकार का राज्य में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के द्वारा कार्य किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि पद एक ही प्रकार का है और इससे हम समझ सकते हैं केंद्र व राज्य स्तर पर इनकी बात की जाती है। तो केंद्र स्तर पर अटॉर्नी जनरल की बात की जाती है और राज्य स्तर पर एडवोकेट जनरल यानी राज्य के महाधिवक्ता की बात की जाती है, जो कि राज्य का एक वकील होता है और राज्य सरकार के कार्यों में जिस प्रकार के विरोध होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए यह कार्य करता है। चलिए इसके बारे में संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं। तो यह एक संवैधानिक बॉडी है, यानी इसके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा पहले से ही लिख दिया गया है। संवैधानिक निकाय में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। चूँकि हमारा यह लास्ट निकाय चल रहा है या जो कि कमीशन चल रहा है, और इसमें हम देख सकते हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के पहले हमने बहुत से जो संवैधानिक निकाय थे जिनके बारे में संविधान में वर्णन है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो उदाहरण आपके सामने है, जैसे कि निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, पीएससी की बात की थी, राज्य सेवा आयोग, वित्त आयोग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट, और वित्त आयोग जिसे कहा जाता है। और हम देख सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक आयोग और राज्य के महाधिवक्ता। यह जो बॉडी है आपको याद रखना चाहिए कि यह सब संविधान में वर्णित हैं और इन्हें संवैधानिक बॉडी कहते हैं। अब हम देखते हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 165 में दिए गए हैं, जो कि आपको याद रखना है। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। यह राज्य स्तर का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिस प्रकार हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, तो वह केंद्र का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। तो उसी प्रकार राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो वहाँ पर हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, तो उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी और इनकी नियुक्ति की जाती है राज्य के गवर्नर के द्वारा। जिस प्रकार का कार्य केंद्र में राष्ट्रपति किया करते हैं, उसी प्रकार का कार्य राज्य में गवर्नर किया करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ गवर्नर द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनके अनुभव में हम देखें तो न्यायिक पद पर इन्होंने 10 वर्ष कार्य किया हो। किसी भी न्यायिक पद पर यानी एडवोकेट के तौर पर या जज के तौर पर इन्होंने 10 वर्ष कार्य किया हो, यानी बहुत ही यहाँ पर इंटेलेक्चुअल पर्सन को रखा जाता है जो कि बहुत ही अनुभव लेके आया हो। या राज्य में इन्होंने अधिवक्ता के तौर पर 10 वर्ष कार्य किया हो, या तो किसी न्यायिक पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो या अधिवक्ता के तौर पर 10 वर्ष तक सेवा दी हो। इसके अलावा गवर्नर के अनुसार इनकी योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, यानी गवर्नर सेटिस्फाइज होना चाहिए कि यह व्यक्ति इस पद के लायक है, तो ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट उसको बनाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं राज्य के महाधिवक्ता को हटाए जाने की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। इनको पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में किसी भी प्रकार के प्रावधान नहीं है। जब संविधान में प्रावधान नहीं है तो गवर्नर द्वारा इसके प्रावधान बनाए जाएंगे, तो इसको राज्य के गवर्नर द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। इस प्रकार से बात यहाँ पर की जाती है। यह अपना त्याग पत्र भी गवर्नर को देते हैं। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं इनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। इनको हटाए जाने की प्रक्रिया में गवर्नर भाग लेते हैं तथा त्याग पत्र भी गवर्नर को दिया जाता है। मंत्रिमंडल भंग होने के साथ ही इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार, यानी जिस प्रकार हमने देखा था कि वहाँ पर जो केंद्र का मंत्रिमंडल भंग होता है तो उनको भी अपना पद त्यागना पड़ता है, तो उसी प्रकार राज्य का मंत्रिमंडल जैसे ही भंग होता है तो इनको भी अपना त्याग पत्र देना होता है। इनकी सेवा एवं शर्तें गवर्नर द्वारा निर्धारित की जाती है। इनको जो अनाउंस मिलते हैं, जो इनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, वह गवर्नर के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
राज्य के महाधिवक्ता के कार्य एवं कर्तव्य, इनके कार्य एवं कर्तव्यों के बारे में हम देखें तो इनका प्रमुख रूप से कार्य क्या होता है, सरकार को सलाह देने का कार्य होता है, यानी यह सलाहकार की भूमिका निर्वाह करते हैं। यह राज्य के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं, यानी हम देख सकते हैं न्याय व्यवस्था में जहाँ भी सरकार का विरोध किया जाता है तो उसको यह डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। गवर्नर द्वारा बताए गए नए जो भी प्रावधान बनाए जाते हैं उनके अनुसार भी यह कार्य करते हैं, यानी गवर्नर द्वारा इनके लिए जो भी प्रावधान बनाए जाते हैं उन पर भी यह कार्य करते हैं। राज्य सरकार के पक्ष में कोर्ट में क्या करते हैं, जाते हैं, यानी राज्य सरकार के पक्ष में जैसे ही कोई ऐसा केस आता है जिसमें राज्य सरकार बनाम में आ जाती है, यानी जैसे कि कोई भी केस आता है जिसमें हम बनाम राज्य को मध्य प्रदेश राज्य या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य या बनाम जैसे हमने भारत संघ के बारे में बात की थी, तो इस प्रकार के यदि केस आते हैं तो केंद्रीय स्तर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द्वारा एवं राज्य स्तर के एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा डिफेंड किए जाते हैं। आगे देखते हैं इनके अधिकारों और एवं प्रतिबंधों की बात करें तो यदि राज्य में किसी न्यायालय में राज्य के विरुद्ध कोई केस चल रहा हो तो उसमें जाकर यह राज्य का पक्ष ले सकते हैं। इनको यह अधिकार होता है कि राज्य के विरुद्ध यदि कोई भी केस चल रहा हो तो उसकी वकालत करने के लिए या वहां पर पहुंच जाते हैं और राज्य को डिफेंड करने के लिए यह कार्य करते हैं। सीधे तौर पर हमने एक उदाहरण लिया था अंडर बल्डोन का, उनके कुछ वकील होते हैं, तो इसी प्रकार से हमारी जो सरकार होती है उसके भी वकील होते हैं जिन्हें हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो एडवोकेट जनरल क्या करेंगे, जैसे ही राज्य की यानी भाई के खिलाफ कोई भी मुकदमा जाएगा तो उसको डिफेंड करने के लिए पहुंच जाएंगे। यह राज्य विधानसभा में किसी भी मुद्दे पर अपने विचार को रख सकते हैं, विधानसभा की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, वोट डालने का अधिकार इनके पास नहीं होता, यानी जैसे ही विधानसभा की ऐसी बैठकें होती हैं तो उन पर अपने मुद्दे को रख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बैठक में हिस्सा भी ले सकते हैं, यानी कहीं पर भी जाकर यह अपनी गतिविधि को चला सकते हैं, लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। क्यों अधिकार नहीं होता, क्योंकि उनको वोट डाल के जिताया नहीं गया है, इनको नियुक्त किया गया है। जिन व्यक्तियों को हम नियुक्त करते हैं उनको वोट डालने का अधिकार होता है पार्लियामेंट में, तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। इन्हें विधायक के समान सुविधाएं दी जाती हैं, जिस प्रकार एमएलए को सुविधाएं दी जाती हैं उसी प्रकार किसको सुविधाएं दी जाती हैं, महाधिवक्ता के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। तो हम देख सकते हैं केंद्रीय स्तर पर हमने एमपी के बराबर योग्यताओं को देखा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इस प्रकार की अनाउंसेस दी जाती हैं, इनको विधायक के समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। किसी भी विवाद में या राज्य के विपक्ष में नहीं जा सकते। यदि कोई ऐसा मामला आता है, ऐसा मुद्दा आता है जिनसे इन्हें प्रतीत होता है कि राज्य के विपक्ष में जाना चाहिए, तो यह विपक्ष में जाने के लिए इनको इजाज़त नहीं होती। यह बरहमेश क्या करेंगे, अपने राज्य को डिफेंड करने का प्रयास करेंगे। यह किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं करेंगे। यदि हम देख सकते हैं लाभ के पद पर कार्य करते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। तो इतनी ही बातें हम इनके बारे में समझते हैं और इससे ही संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हमने देखा कि राज्य के महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी हमने अध्ययन कर चुके हैं। तो सारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमीशन थे, निकाय थे, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम आगे मानव अधिकार आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह जो छोटे छोटे से प्रयास हैं आपको समझ आ रहे होंगे, आपको सारी पॉलिटी कवर कराई जा रही है। ऐसे बच्चों तक इस व्याख्यान को पहुँचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो इसी के साथ अब तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।